हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड पार्ट, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। फ्रेंड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के लिए हम कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उनके लिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखेंगे। क्लियर है नहीं है? हाउ कैन वी ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर फॉर मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डाइसैकेराइड्स में सबसे पहला एग्जांपल लेके चलेंगे हम सुक्रोज। नंबर फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स सुक्रोज। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है और लिंकेज किस कार्बन एटम का दूसरे किस कार्बन एटम के साथ है। दो चीज़ें आप याद रखोगे तो आसानी से आप रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों सुक्रोज के लिए C12H22O11, क्लियर है नहीं है? जब फ्रेंड्स इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, क्लियर है नहीं है, तो क्या देता है सुक्रोज हमें C6H12O6 प्लस C6H12 एंड दोस्तों O6, ये रहता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों। और दूसरा रहता है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। क्या रहेगा? बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर है नहीं है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रेंड्स, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के जो रिंग स्ट्रक्चर थे वो हम लास्ट पीरियड में ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर है नहीं है? हमारे पे आने चाहिए क्योंकि ये दीज आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है नहीं है? अगर इनके स्ट्रक्चर हमारे पे आते हैं तो हम डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स किसी के भी लिए रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है? इसलिए दीज आर द मोस्ट कॉमन, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। नहीं है? ये म्यूट दिखा देते हैं तो ये फॉर्म आ जाती हैं, जबकि ये म्यूट इस तरह से दिखाते नहीं है डी ग्लूकोज सुक्रोज यूनिट, तो इसमें अल्फा बीटा फॉर्म नहीं बनते हैं। क्लियर है नहीं है ये? तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा यूनिट क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट। अब इनका लिंकेज देखेंगे किस तरह से रहेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इनका पैरानोज स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज के लिए कुछ इस तरह से निकल के आएगा अल्फा डी ग्लूकोज का पैरानोज फॉर्मूला। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के साथ रिंग में आपके 5 कार्बन एटम रहेंगे दोस्तों और एक ऑक्सीजन एटम रहेगा अल्फा फॉर्म में। तो अल्फा फॉर्म के लिए ये हमारा रिंग फॉर्मूला निकल के आ जाता है दोस्तों, CH2 एंड OH। दोस्तों दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए हम फ्यूरान स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फ्यूरान फॉर्मूला CH2OH। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा OH, बीटा फॉर्म रहेगी। बीटा फॉर्म के लिए हमारा आ जाएगा दोस्तों OH, CH2OH, OH, H एंड OH। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ पर ये लिंकेज OH और OH दोस्तों H2O का एलिमिनेशन होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और ऑक्सीजन के थ्रू ये जॉइंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये बन जाता है हमारा सुक्रोज के लिए, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज के लिए रिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नहीं है? हमें पता होना चाहिए कि सुक्रोज के मोनोमेट्रिक फॉर्म क्या है दोस्तों। तो सुक्रोज के लिए इसके सिंपलर का जो पार्टिकल रहेंगे वो क्या रहेंगे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज हमारा ये रहेगा पैरानोज फॉर्म में, बीटा डी फ्रक्टोज फ्यूरान फॉर्म में। दोनों का OH कंडेंसेशन में जाएगा, H2O निकाल देगा और ऑक्सीजन के थ्रू दोनों लिंक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये हमारा सुक्रोज के लिए रिंग फॉर्मूला निकल के आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। सुक्रोज के बाद नेक्स्ट हमारा मोनोसैकेराइड्स है। यहाँ पर माल्टोज के लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स, माल्टोज के लिए भी सेम C12H22O11 माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे दोस्तों तो 2 यूनिट देता है ये C6H12O6। अल्फा डी ग्लूकोज के कितने यूनिट देगा दोस्तों? ये 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है ये? और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जब जाएंगे हम दोस्तों तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज बना दीजिए। इसी तरह से कितने यूनिट? 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। क्या रहेगा हमारा? अल्फा फॉर्म में OH H एंड CH2OH। दोस्तों दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ऐसे ही दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आ जाएगा सेम HCH2OH, ऑक्सीजन OH एंड H। फ्रेंड्स यहाँ पर OH एंड H देखिए, यहाँ पर OH और OH कंडेंसेशन में जाएगा, H2O निकलेगा और किसके थ्रू ज्वाइंट हो जाएंगे दोस्तों? ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और मॉलिक्यूल क्या बन के आएगा फिर हमारा? ये माल्टोज। क्या निकल के आ जाएगा? माल्टोज। क्लियर हुआ दोस्तों? माल्टोज जो रहता है ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स, रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन। वेयर जो इससे पहले हमने किया था सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है ये? चलिए लास्ट हम देखते हैं इसी कैटेगरी में, हम लैक्टोज के लिए चलेंगे दोस्तों। लैक्टोज क्या हमारा? लैक्टोज डाइसैकेराइड्स में यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा दोस्तों लैक्टोज के लिए भी। क्लियर है नहीं है ये? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये देता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। कौन सा? बीटा डी दोस्तों गैलेक्टोज देगा और प्लस आपका C6H12O6 बीटा डी दोस्तों ग्लूकोज देगा। क्लियर है नहीं है? बीटा फॉर्म रहेंगी दोनों। बीटा फॉर्म का मतलब है OH फंक्शनल ग्रुप ऊपर की तरफ 1 नंबर पे ऐसे रहेगा HOH, और ऐसे ही दूसरे में OH और H। यदि हम इसको गैलेक्टोज लेके चल रहे हैं तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोस्तों, गैलेक्टोज और ग्लूकोज ध्यान रखेंगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में केवल चौथे नंबर की पोजीशन का डिफरेंस रहता है। यहाँ से नंबरिंग करें ना हम 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6, तो 4th पोजीशन इन्वर्ट हो जाती है, उल्टा। 4th पोजीशन कैसे रहेगी फ्रेंड्स? यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, बाकी सेम। ये बन गया हमारा गैलेक्टोज यूनिट। ठीक है, बीटा फॉर्म रहेगी इसकी वजह से, और ये रहेगा ग्लूकोज यूनिट। बीटा फॉर्म रहेगी नंबर 1 पर OH अपर डायरेक्शन में, इसकी वजह से 3 4 5 और दोस्तों 6। अब ये कंडेंसेशन में जाएंगे, यहाँ OH है दोस्तों, यहाँ OH है, H2O निकल गया किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और क्या बना देंगे? लैक्टोज। ये बन गया हमारा लैक्टोज। ओके, तो ये रिंग स्ट्रक्चर हमारे 3 मॉलिक्यूल के लिए हो गए, माल्टोज के लिए, सुक्रोज के लिए और लैक्टोज के लिए। इसके बाद हम कुछ पॉलीसैकेराइड्स आते हैं हमारे, स्टार्च और सेलुलोज, उनके लिए भी देख लेते हैं क्या रिंग स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्च के लिए देखेंगे। स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स में आता है दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है, और इसके स्टार्च को 2 तरह से आइसोलेट किया जाता है दोस्तों। नंबर फर्स्ट है एमाइलोज से और दूसरा एमाइलोपेक्टिन से। क्लियर है नहीं? एमाइलोज में लगभग 15 से 20% स्टार्च प्रेजेंट रहता है, और एमिलोपेक्टिन में 80 to 85% स्टार्च का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। सबसे पहले एमाइलोज के लिए हम चलेंगे। स्टार्च के केस में फ्रेंड्स
फर्स्ट है हमारा एमाइलोज, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट रहती है। स्टार्च के लिए फ्रेंड्स C6H10O5 का होल N, जब इसका N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ फ्रेंड्स हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम, तो ये N मॉलिक्यूल ग्लूकोज देता है C6H12O6। कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है? स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हमें क्या देगा? अल्फा डी ग्लूकोज। तो एमाइलोज में क्या रहता है? अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक लीनियर चेन में ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है नहीं है? लॉन्ग और लीनियर चेन बना देते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से, इस तरह की कुछ चेन निकल के आती है और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाती है फ्रेंड्स। इस तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाएगी। ओके, इस तरह से N पार्टिकल्स ग्लूकोज यूनिट के एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहेंगे। HCS2OH, यहाँ ऑक्सीजन रहेगा दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन OH, HOH, यहाँ भी H रहेगा, HCS2OH, OH, OH, हाइड्रोजन, HCS2OH, ऑक्सीजन दोस्तों, OH, OH और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हम अल्फा लिंकेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्फा लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा लिंकेज इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है नहीं है? ये यानी स्टार्च के लिए जो इसका मोनोमर निकल के आएगा, मोनोमर का मतलब है स्टार्च किससे मिलकर बनाए? अल्फा डी ग्लूकोज से। तो जो सिंपलर यूनिट रहेंगे स्टार्च के लिए, दीज आर अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज का ये वाला अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? एमाइलोज। कंस्टिट्यूट 15 to 20% स्टार्च इन इट। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, कुछ इसी तरह से निकल के आता है। सेकंड कंपोनेंट रहता है स्टार्च के केस में दोस्तों एमाइलोपेक्टिन, तो उसका भी इसी तरह से रहेगा। एमाइलोपेक्टिन के केस में दोस्तों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ही रहेंगे, मोनोमर यूनिट, लेकिन कुछ लिंकेज इस तरह से निकल के आती हैं फ्रेंड्स कि एक जो टर्मिनल रहेगा, जैसे ये टर्मिनल किसी भी एक चेन का 20 से 25 मेंबर की चेन रहती है और नंबर ऑफ चेन एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइंट रहती है। जैसे ये चेन है फ्रेंड्स, इसका टर्मिनल ये आ गया OH। क्लियर है नहीं है? एक नीचे जा रही है चेन इसी तरह से, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस तरह से इसको डिजाइन करेंगे। देख लेना आप थोड़ा सा इसको, ये CS2OH, OH, हाइड्रोजन रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर रहेगा हमारा CS2OH दोस्तों, एंड नेक्स्ट है इसमें OH, OH, हाइड्रोजन। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए नंबरिंग जो रहती है यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6 है, यानी जो रिंग रहेगी ना उसमें तो 6 एटम्स रहेंगे, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। और टोटल अगर हम ग्लूकोज के लिए देखें तो कितने कार्बन एटम? 6 कार्बन एटम। किस तरह से? 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, सभी में 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6। क्लियर है नहीं है? ये दो तरह की लिंकेज बनती है इसमें। एमाइलोपेक्टिन के केस में कितने तरह की? 2 टाइप की लिंकेज बनेंगे। एक तो ये वाली लिंकेज बनेगी 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6, यानी C एक ग्लूकोज यूनिट का 4th और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का 1, C1 C4। दोस्तों एक लिंकेज तो ये बन जाएगी कि C1 का किसके साथ? C4 के साथ। ठीक है, याद रखेंगे C1 C4 का लिंकेज। और दूसरा बन के आएगा फ्रेंड्स यहाँ से, ये C1 का है OH ग्रुप
और C6 का है CH2OH, C1C6 के बीच में लिंकेज बन के आएगी। क्लियर है नहीं है ये C1C6, ये हमारा था क्या CH2OH। दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H, क्लियर है, निकल गए, H2O का एलिमिनेशन होगा तो यहाँ क्या बच गया तुम्हारा CH2 बच गया और ये दोनों जुड़ेंगे ऑक्सीजन के थ्रू। क्लियर है नहीं है ये, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा एमाइलोपेक्टिन। इसमें दो तरह की लिंकेज होती है, सब में एक एक जैसी लिंकेज मिली थी हमें, नहीं है, सब में एक ही टाइप का लिंकेज मिला था। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा दूं, सबसे पहले हमने किया है इसमें सुक्रोज। सुक्रोज के लिए जो लिंकेज रहता है C1C4 का रहता है दोस्तों, किसका C2 का रहता है। क्लियर है नहीं, माल्टोज के लिए C1C4 का रहेगा, लैक्टोज के लिए C1C2 का रहेगा, कैलेक्टोज का तो रहेगा हमारा C1 दोस्तों, और ग्लूकोज का रहेगा C4। ठीक है, और जब हम स्टार्च में आ गए थे एमाइलोज में C1C4 का लिंकेज था। क्लियर है नहीं, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में दो तरह की लिंकेज मिली हमें, C1C4 का अपनी चेन में और C1C6 का एक चेन का दूसरे चेन के साथ। जब एक चेन का टर्मिनल दूसरी चेन से जुड़ेगा तो कौन सी लिंकेज बनेगी, C1C6 की लिंकेज। और जब चेन एक ही चेन में ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंट होंगे तो कौन सी लिंकेज बनेगी, C1C4। सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको रिंग स्ट्रक्चर अच्छे से समझने हैं दोस्तों तो उस केस में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर क्लियर करने होंगे। रिंग स्ट्रक्चर, पैरानोज और फ्यूरान स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए। ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रिएक्शन याद है ही आपको कि स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस अल्फा डी ग्लूकोज है, ज्वाइंट कर दीजिए। क्लियर है, सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस बीटा डी ग्लूकोज यूनिट बनाएगा, उनको ज्वाइंट कर दीजिए। जैसे सेलुलोज के लिए हम देखेंगे दोस्तों, लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलीसैकेराइड्स में सेलुलोज, तो वो आप देखिए सेम रहेगा ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। इन केस ऑफ दोस्तों सेलुलोज, जब हमारा सेलुलोज रहता है तो उस केस में दोस्तों जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये देता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। क्या देता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट देता है इसका हाइड्रोलाइसिस। और जब हम इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बना के देते तो बीटा डी ग्लूकोज बना दीजिए दोस्तों। बीटा डी ग्लूकोज बना दीजिए इस तरह से, ऑक्सीजन के थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यूनिट ज्वाइंट रहेंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से CH2OH H OH OH H ऑक्सीजन H CH2OH H OH OH एंड H, हाइड्रोजन रहेगा H OH OH H, और फिर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, n नंबर ऑफ चेन तक। क्लियर है नहीं है, ये कौन सी लिंकेज बन के आएगी दोस्तों, ये लिंकेज बन के आएगी बीटा लिंक। कौन सी लिंक है ये, बीटा लिंकेज। दोस्तों रिपीट करें, बोलें भी, ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहेगा। ओके, समझ लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। बीटा डी ग्लूकोज क्या रहता है हमारा दोस्तों, ये रहता है बीटा डी ग्लूकोज, ये रहेगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। OH इधर H H OH OH H एंड H और दोस्तों CH2OH, ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसके n नंबर ऑफ पार्टिकल ज्वाइंट कर दो एक दूसरे के साथ, ये एक यूनिट इसका OH और दूसरा यूनिट जब रखोगे इसका, ये पहले यूनिट का तो ये OH, दूसरे यूनिट का ये वाला OH, इसमें से H2O निकलता है दोस्तों। इसमें से क्या निकलेगा, OH, OH में से H2O, क्या बचेगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। ज्वाइंट हो जाएंगे बीटा लिंकेज के थ्रू, तीसरा भी यूनिट ऐसे ही ज्वाइंट हो जाएगा, चौथा यूनिट इस तरह से। क्लियर नहीं है, n नंबर ऑफ यूनिट एक साथ
ज्वाइंट होते हैं किसके थ्रू, बीटा लिंकेज के थ्रू क्या बनाते हैं, सेलुलोज का स्ट्रक्चर। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए यदि हम इम्पोर्टेंस की, एप्लीकेशंस की बात करें, काफ़ी यूज़फुल है। सेलुलोज ही हमारा पेपर इंडस्ट्री में हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लॉथ्स वगैरह में हो, नहीं है, वुड इंडस्ट्री में जो फर्नीचरिंग का सामान होता है उसमें काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा स्टार्च है, नहीं है, उसके लिए भी फूड मटेरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। राइबोज है दोस्तों, हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है राइबोज। डीएनए और आरएनए जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका एक कंपोनेंट होता है राइबोज, नहीं है। ग्लूकोज है हमारा, सुक्रोज है, ये सभी हमारे लिए क्या है, फूड एक तरह से कंपोनेंट का वर्क करते हैं। क्लियर है नहीं है। ये ग्लूकोज है, एनर्जी करेंसी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है हमारे लिए। ओके, तो ये इनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक बार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।